नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम साइंस के 17 चैप्टर पर हैं और हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे वन हमारी जीवन रेखा। दोस्तों, ये कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है और इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया और उसने उसका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्हें शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई है। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। इस प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने बताया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जनशोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उसकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। आइए चलते हैं प्रोफेसर अहमद के साथ वन भ्रमण करने। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेस छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप एक वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने पास में गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने बताया कि टीबू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी। फिर टीबू ने उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सके। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। चित्र में अभी हम आपको दिखाएंगे। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि यह आवरण, देखिए कितना सुंदर ये वन है और इसके चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। वन का एक दृश्य जो अभी आप देख रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। समान रूप से हरा नहीं था। वहाँ का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा क्योंकि यह वहाँ की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए, जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए। जंतु अक्सर अन्य पक्षियों को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करते चेतावनियां देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि शुकुर यानी कि वराह या सुअर, गौर यानी बाइसन, गीदड़, सेही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया और उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। देखिए, ये कुछ वन्य जंतु हैं जो वनों में रहते हैं। ठीक है, ये देखिए सुअर है, जंगली सुअर जिसे कहते हैं। ये जंगली भैंस है। ठीक है, ये बंदरों का कुछ झुंड दिखाया गया है इस पर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इनके बारे में देखिए। देखो, ये जंगल में पाए जाने वाला नीम है, ये बांस है। उसके बाद ये शीशम का पेड़ काफ़ी ऊंचा होता है, इसके इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं। सेमल का पेड़ है जिसमें इमारती लकड़ियों का यूज़ किया जाता है। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह ऊबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। चित्र में अभी आप देख चुके हैं। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, किचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि
वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाख और घास पाई जाती हैं। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी होती हैं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा है, जिससे वन अंदर काफी अंधकार है। क्रियाकलाप 17.1। अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए, ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया है। आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, वॉक्स, कागज, माचिस की तीलियां, फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि पादप यानी जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त होती है। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं और बीज वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद और पौधे के विकास होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष की शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। देखिए, आप इसको समझ सकते हैं। कुछ शिखर के आकार के होते हैं, जो इसका शाखा जो है वो क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो वो शिखर के फॉर्म में हो जाता है। कुछ चीज़ें जो वनों से प्राप्त होती हैं, इनके बारे में देख लीजिए। कुछ वन के उत्पाद हैं, जैसे ये गोंद, ये कत्था है, ठीक है। इसके बाद ये लकड़ी की मूर्ति, यहाँ पे मोहरी, लाख, और ये सभी जानते हैं शहद। तो हनी कौन नहीं जानता है, हम सभी जानते हैं। और इसे खाने में बहुत सारे प्रोटीन और विटामिन की प्राप्ति होती है। और सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, फैक्टोज और ग्लूकोज, लैक्टोज। ऐसा फैक्टोज मतलब जो शुगर है वो होता है ना, ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। उन्होंने बताया कि यह वितान यानी कि कैनोपी कहलाता है। क्या कहलाता है? वितान या कैनोपी। मतलब ऐसे वृक्ष जिनके ऊपर दूसरे छोटे वृक्षों के ऊपर बड़े वृक्ष जो हैं वो छत की तरह दिखाई देते हैं, उनको कहते हैं वितान या कैनोपी। क्रियाकलाप 17.2। अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए, वनों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य के लिए आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों और पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषता जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों का सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और अमाप पर परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं और इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बुजो ने पूछा। प्रोफेसर अहमद ने कहा, नहीं। विभिन्न जलवायवीय परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वन के वितान और उसके नीचे के तल। देखिए, वन के वितान, ये अधोतल है ना, और ये शिखर। ये ऊंचे वाले जो वृक्ष हैं उनको क्या बोलते हैं? शिखर। और ये अधोतल, ये जो छोटे वृक्ष हैं, तो ये जो छोटे वृक्षों के ऊपर जो बड़े वृक्ष इस तरीके से छाए रहते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? वितान या कैनोपी। लगता है ना कैनोपी जैसा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्प पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गईं। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियां और वन भूमि में सड़ गल रही क्षयमान पत्तियों पर अनेक कीट मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्र कर लीं। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था।
क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप 17.3 एक छोटा गड्ढा खोदिए और इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि में भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी के ऊपर परत हटा दीजिए। क्या गड्ढे के भीतर से गर्म लगता है? पहेली ने पूछा कि वनों में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्ष को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया कि तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हर एक पादप किस प्रकार अपना भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाकाहारी हो अथवा मांसाभक्षी, अंततः भोजन के लिए पादप पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। मेंढक को सर्प खा लेते हैं और इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। घास से कीट, कीट से मेंढक, मेंढक से सर्प, सर्प से उकाब यानी कि गरुड़। तो ये एक जो श्रृंखला है ये क्या होती है, लगातार चलती रहती है। इससे अब हर मतलब वर्ग का पक्षी, प्राणी, वन, जीव जंतु सभी इस प्रकार की एक श्रृंखला से बंधे हुए होते हैं। वन में अनेक खास श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खास श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। यदि किसी एक खास श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भाग पर निर्भर है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे कि वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंड लेंस से देखने के लिए कहा। उन्हें क्षयमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपीडों यानी सहस्त्रपादों, चींटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहेली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, ह्यूमस। देखिए, ये एक क्रम है वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध। देखिए, संबंध के बारे में अगर देखें तो सूर्य जो है, इनसे सूर्य की रोशनी से जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। पौधे अपना यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना भोजन बनाते हैं और जिनको जो है ये पक्षी खाते हैं। पक्षी जो खाते हैं, इसके अलावा फिर जो पौधे अपघटक हैं जो हैं वो मृदा है, जल है। इस तरीके से ये जो परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंध स्थापित करे हुए होते हैं। आपने ह्यूमस के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आपको मैंने अध्याय 9 में बताया हुआ था कि ह्यूमस किस वाली स्तर पर मिलता है और ये इससे क्या उपयोगिता है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। मतलब पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा कि जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है। टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों, कौओं, गीदड़ों, कीटों का भोजन बन जाते हैं और इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं और वे वायुमंडल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन O2 से डिनोट करते हैं। ये यहाँ से जंतु लेते हैं, जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जिन्हें पादप लेते हैं, और ये क्रम जो है वो चलता रहता है। इसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। और ये कौन बनाता है? पादप यानी कि पेड़ पौधे। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करके और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती है तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता है? टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। उन्होंने इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतम आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर कर रहते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधि पादपों के बारे में जानते हैं। पहेली ने अपने मित्रों को याद दिलाया कि वे प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। बूझो एक छोटे झरने के पानी पी रहा था, तो उसने देखा कि हिरण का एक झुंड उसके सामने कुछ दूरी पर झरने पे पानी पी रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए वन में हिरण जो हैं कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। तो ये सभी जीव जंतु कहाँ पर? हिरण वगैरह मिल जाते हैं। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को उसके पास बुलाया और उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी छयमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर यानी लार्वा पनप रहे थे। अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों से पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जन्म में सहायक होते हैं। जंतुओं का छयमान गोबर नवोद्भिदों को उगाने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। ये सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया कि पादपों की अधिक किस्मों का आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जन्म और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं और इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही हैं। वन बितान की सबसे ऊपरी परत की बूंदों को विच्छेदित कर रही है, अर्थात छोटी छोटी फुहार परिवर्तित कर रही है। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों, तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा है। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अभी भी सूखी थी। लगभग आधे घंटे बाद वर्षा रुक गई और उन्होंने यह पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया। बूझो मन ही मन सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़क पानी से भर गए होते। यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों का खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन आरोपण घातक है। इसलिए हमें वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए या हम क्या कदम उठा सकते हैं, ये हमें अति आवश्यक है जानना। जब आपके शहर में तेज वर्षा होती है तो क्या होता है? प्रोफेसर
प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं और यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों के जल में प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल में पर गिरकर आसपास के क्षेत्रों में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा के ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकता है। वृक्षों तथा अन्य पौधों को मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात इसका अपरदन हो जाता है। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है और यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है क्योंकि वन वहाँ से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोरों को अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है। यह वन से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि का निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जन्म नहीं हो रहा था और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पे था। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं, अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं, वन औषधि, पादप, काष्ठ, अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं और हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। यदि वन लुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो पूरा कार्य क्षेत्र जो वो है हमारा जो चक्र है जीवन मरण का या मतलब प्रकृति के साथ जो हमारा चक्र है वो पूरा टूट जाएगा और प्रलयकारी जो दृश्य है वो हमारे सामने होंगे। हमें इससे चीज़ों को बचाने के लिए, हमारी प्रकृति और हमारे पर्यावरण और अपने अपने समाज को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है कि वनों का संरक्षण करने में जहाँ तक मदद मिल सके करना चाहिए। प्रमुख शब्द जो हमने इस पाठ में पढ़े, वृक्ष वितान, वृक्ष शिखर, अपघटक, ह्यूमस, पुनर्जनन, बीज प्रकीर्णन, मृदा अपरदन, अधोतल और वन आरोपण। वृक्ष वितान क्या थे? जिसमें अपन ने कैनोपीज के बारे में सुना, छोटे पौधों के ऊपर दूसरे पौधे टंगे जो है मतलब अपना एक शेड बना लेते हैं। वृक्ष शिखर, कुछ जो पौधे पेड़ होते हैं उन पेड़ों के कुछ पेड़ जो हैं उनकी शिखर निकल जाते हैं, वो शिखर कहलाते हैं। अपघटक क्या कहलाते हैं? अपघटक जो ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं, उनको जो भी मतलब ह्यूमस बनाने के सहायक होते हैं। अपघटक जो किसी भी जीव या पादप के मृत पत्तियों या पौधों को घटित करने में सहायक होते हैं। ह्यूमस अभी हमने पढ़ा, ह्यूमस क्या होता है? जो पौधों और पादपों को के गलने के बाद जो बनता है वो होता है ह्यूमस होता है। उनका पूरा का पूरा अपघटक होने के बाद ह्यूमस जनरेट होता है। पुनर्जनन, दोबारा से बनाना। बीज प्रकीर्णन की प्रक्रिया है जिसमें पौधे जो हैं वो अपने मतलब आसपास के क्षेत्र में प्रकीर्णन के माध्यम से यहाँ वहाँ पूरे में फैलाते हैं। मृदा अपरदन, जो मृदा है वो कटे ना, इसके लिए क्या करते हैं, जो शाखाएं हैं इसकी क्या कहते हैं, जड़ें हैं पेड़ पौधों की, वो क्या करती हैं, मृदा को तेजी से पकड़ कर रखती हैं, जिससे क्या है जब मृदा में अपरदन बाढ़ के पानी अथवा किसी अन्य हवा जल पानी के कारण नहीं हो पाता है। अधोतल, वन आरोपण, ये अभी आपने ऊपर की तरफ पढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं क्या आपने सीखा। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र होता है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर कहलाती है, जिससे नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पति सबसे नीचे की परत बनाती हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।
वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जन्म हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा का अपरदन से मृदा के मृदा वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने तथा उनके पुनर्जन्म में सहायक होती है। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराता है और वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं। ये एक पूरा चैप्टर था जिसमें अपन ने जाना बहुत सारी चीज़ों के बारे में, प्रकृति के बारे में, वातावरण के बारे में। आइए एक आखिरी बात सीखते हैं इस चैप्टर से। क्या आप जानते हैं भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यह निरंतर कम होता जा रहा है। मतलब भारत में कुल क्षेत्रफल का 21% वन क्षेत्र है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये निरंतर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारे वन आच्छादित क्षेत्रों के महत्व को समझ लिया है। अब हमने वन आच्छादित क्षेत्रों के महत्व को समझ लिया है। हाल ही के वर्षों में किए गए सर्वेक्षण में ये संकेत मिल रहे हैं कि वन आच्छादित क्षेत्रों में थोड़ी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि हम सभी लोग लिटरेसी के उस लेवल पर हैं जहां पर हमें कम से कम इतनी तो जानकारी है कि हमें हमारे जीवन को पाने के लिए और कुछ अपने समाज को देने के लिए अति आवश्यक है हमारे और प्रकृति के बीच से जुड़े हुए उस चक्र के बारे में, हमारे सांस और लेने और प्रकृति से जुड़े रहने के बारे में। तो बहुत अच्छे चैप्टर से हमें बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई। ईश्वर की आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस पाठ से कुछ ना कुछ सीखें। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था हमारे जीने के लिए, हमारे समझने के लिए, हमारे पढ़ने के लिए और हमें समाज से जोड़ने के लिए। ऐसे ही अच्छे पाठ, अच्छी जानकारियां अच्छे तारतम्य के साथ एनसीईआरटी का तारतम्य में आगे भी जारी रखूंगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। दोस्तों हमें आपका साथ दीजिए। हम बहुत ही अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने में आपकी पूरी भरसक मदद करेंगे। तो दोस्तों जब तक मेरे पास कुछ खास नया नहीं है, लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।